कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्ति जिन पर सार्थक होती है। आज हम एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी के पास मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है एक अजीम शख्सियत, ग्रेट पर्सनैलिटी दैट रिक्वायर्ड नॉट रिकॉग्नाइजेशन फॉर इटसेल्फ। आप वैसे तो चेहरा देखकर पहचान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर जिक्र करूं तो मैं एक किसान कहूं, या एक राजनीतिक विश्लेषक कहूं, एक पत्रकार कहूं, नेता कहूं, या फिर एक अभिनेता कहूं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। शुरुआत करता हूं, आपका स्वागत करता हूं विश्व भाईचारा टाइम्स में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मैंने जिक्र किया है, आपको मैं किस नाम से पुकारूं? देखिए, नाम का क्या है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कह लीजिएगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मैं एक सिंपल सा हिंदुस्तानी हूँ जिसका नाम विकास बालियान है। जी बिल्कुल, विकास बालियान जी। जहां तक मेरी दृष्टि गई है, आप एक किसान परिवार से हैं, किसान परिवार में पैदा हुए हैं। किसान परिवार में पैदा होने के बाद आपका शुरुआत से अब तक का जो सफर रहा है, सबसे शुरुआत आपके हम जो है स्कूली शिक्षा और आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहिए। देखिए, मैं कुटबा गांव से हूँ, शाहपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है मुजफ्फरनगर के अंदर, और हमारा एक जमींदार परिवार रहा, काश्तकार परिवार रहा। हमारे पिताजी को खेती के साथ साथ ही कुछ लगन थी कि मैं कुछ बड़ा बनूं, और उस समय तमाम लोग जो हुआ करते थे और जिनके बड़े नाम थे, महात्मा गांधी जी से लेकर चौधरी चरण सिंह और दूसरे लोग भी, सभी ने LLB की हुई थी। तो उन्होंने LLB की और पढ़े। उस मंदे ज़माने में जब शिक्षा को लोग दूर दूर तक भी नहीं जानते थे, उन्होंने पढ़ाई की और वो वकील बने, मुजफ्फरनगर के अंदर आए। उन्होंने हमें भी फिर अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। मेरा एडमिशन कोलियंस में भी रहा, मैं SD बोर्डिंग स्कूल में भी पढ़ा। आगे चल के मैंने SD डिग्री कॉलेज में भी एडमिशन लिया, फिर बाद में चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज में भी रहा, चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज से मैंने इंटर की। तो पढ़ता रहा मैं, और अच्छी एजुकेशन दिलाने का उन्होंने प्रयास किया, और उन्हें उम्मीद थी कि मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन मेरी लाइन कुछ और ही थी, और ग्रेजुएशन के बीच में ही मैंने बाद में प्राइवेट ग्रेजुएशन की, और मैं चला गया देवभूमि में, उत्तराखंड के अंदर, और एक होटल के अंदर मैंने सर्विस की। और छोटी पोस्ट पे मैं गया था, लेकिन उसी दिन मैं काम था मेरा, कुछ अंग्रेजी ठीक थी, कुछ दूसरी चीज़ें, और फॉरनर वहाँ पे आ गए होटल में। तो मुझे पहले ही दिन स्टोर कीपर की बजाय वहाँ पे असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट मिली, और धीरे धीरे मैं असिस्टेंट मैनेजर रहा, फिर मैनेजर वहाँ पे रहा। और बाद में मेरी शादी हो गई, मैं फिर जॉब छोड़ के आ गया, और मुजफ्फरनगर के अंदर मैंने बड़ी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस लगाई, दूसरे काम किए, और उसके साथ साथ ही एक न्यूज़पेपर भी मैंने निकालना शुरू किया वीकेंड्स के नाम से। इसी बीच मेरा रुझान थोड़ा सा जो हमारे करंट इवेंट्स होते हैं उसमें था। तो टीके साहब का पूरा उस टाइम जोर रहता था, मैंने उनके साथ रह के काम करना स्टार्ट किया। फिर रोमेश भंडारी हमारे यहाँ गवर्नर रहे, उनके टाइम पे पूरा यहाँ पे राष्ट्रपति शासन रहा 1 साल भर तक, तो मैं उनका पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहा। राकेश टिकैत जी इमरजेंसी के दौरान की बात? नहीं, इमरजेंसी तो मेरे जन्म के आसपास की बात है, ये 1996-97 की बात है। उसके बाद मैंने जो है टिकैत साहब, राकेश टिकैत हमारे दोस्त थे, अशोक बालियान और हम राकेश टिकैत के साथ भारतीय किसान यूनियन के अंदर हमने काम स्टार्ट किया। फिर उसका राजनीतिक विंग बनाया, BKD बहुजन किसान दल, उसका संविधान लिखने में मेरी भूमिका रही। उसके जो संस्थापक सदस्य है राष्ट्रीय लेवल पर, उनमें मैं एक था। फिर मैंने सरदार VM सिंह के साथ मिलकर काम किया, और गन्ना किसानों के खाते में जो 55,000 करोड़ रुपया है, उसमें मैं भी उनके साथ खड़ा रहा। सरदार VM सिंह के माध्यम से वो आए हैं, उन्होंने दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मैंने भी उनका सहयोग किया, और बहुत उनका महान संघर्ष है। और एजुकेशन की बात, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो इसको जो आपने अपने आप को बदलने में जो आप योगदान रहा, उसमें शिक्षा का कितने % योगदान है? देखिए, मैं तो ये मानूंगा कि हमें तकदीर पे भी भरोसा करना चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा, सब चीज़ें हैं। हमारे फादर ने हमेशा चाहा कि हम 3 भाई थे, कि एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा, एक सिविल सर्विस में जाएगा। तो हम में से तीनों में से कोई भी अपने पिता के सपनों को उस तरीके से पूरा करने में नाकाम रहे। और मेरा मानना है कि हम चाहते हैं कि यही काम हमें करना है, और उसी पे हम लगे रहे, और फिर वहाँ फेल हो जाए, ना कर पाए, तो हमें टूटना नहीं चाहिए। एक किसान परिवार में जन्म हुआ बच्चा राजनीति की तरफ रुख कैसे हुआ? जब जो आपने बताया, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपकी जो
तस्वीरें हैं वो बड़े बड़े जो है राजनीतिक दल के लोगों के साथ है, मुलायम सिंह यादव जी के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है, और भी कई बड़े नेता हैं उनके साथ मैं आपकी तस्वीर देख रहा हूँ। देखिए, मैंने बताया ना कि हमारी जो मुजफ्फरनगर की धरती है, ये टिकैत साहब के नाम से, उनके संघर्ष के नाम से, उनके बलिदान के नाम से जानी जाती है। और टिकैत साहब जब यहाँ से थे और हम खुद बालियान हैं, हमारे काक चौधरी को रहे, हमने उनके साथ संघर्ष किया, उस परिवार से हम लोग जुड़े रहे। फुटबा और सिसोली में ज़्यादा दूरी नहीं थी। राकेश टिकैत हमारे करीब रहे, हम उनके करीब रहे, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। और जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे तो ये सब लोगों से मिलना रहा। और मैंने एक चीज़ महसूस की कि आपके अंदर अगर ईमानदारी है, कर्मठता है, विज़न है और आपका कोई लालच और स्वार्थ नहीं है, तो आप किसी से भी बेबाकी से मिल सकते हैं। आपके संबंध ईश्वर अपने आप ही बनाता चला जाता है, बस उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी किसी राजनेता के साथ रहा या कुछ भी, सुरेश राणा जी मेरे ही घर के से गिरफ्तार हुए जब 2013 के दंगे में उनका नाम आया। संजीव बालियान जी और हम दोनों क्लास फेलो, मतलब एक साथ साथ हमने स्कूलिंग की मुजफ्फरनगर में, जब वो इंटर हाई स्कूल कर रहे थे यहाँ से। कपिल देव अग्रवाल जी मेरे मित्र रहे, बाकी जो राजनीतिक तो उसमें है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं समझा या सोचा कि इन लोगों के साथ जुड़ने से मुझे लाभ हो जाएगा या मैं बहुत बड़ा किरदार बन जाऊंगा या कुछ होगा। तो सत्ता की अगर बात करें, फिलहाल राज्य में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप भारतीय जनता पार्टी के जो आपने नाम गिनवाए, आप इनके बेहद करीबी रहे हैं, और इतना करीबी होने के बावजूद भी आपने कोई राजनीतिक लाभ क्यों नहीं लिया? देखिए, मेरी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने का मतलब एक स्वार्थ की पूर्ति होता है। केवल हम कुछ चीज़ मिल रहे, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। क्योंकि अंत समय जो है आदमी का, वो 2 गज ज़मीन, 2 मीटर कपड़ा जो कफन का होता है, वही उसकी रिक्वायरमेंट है। बाकी वो कितना भी बना ले। मैं लोगों को कहता भी हूँ जो मेरे साथ रहते हैं कि अगर सब कुछ इसी तरह से रहना होता तो राम जी के वंशज को हम नहीं जानते, कृष्ण जी के वंशज कौन थे हमें नहीं पता। बहुत थोड़े परिवार हैं आज, अकबर के, शाहजहां के, इनके वंशज हैं कहाँ, हम लोग जानते ही नहीं है। और हम कितनी धन संपत्ति कर लें, अर्जुन के पास, युधिष्ठिर के पास सारी तमाम ज़मीन जायदाद थी, सब कुछ उनका ही होना चाहिए था, लेकिन क्या रहा? हम खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत धन संपत्ति अर्जित कर ली, लेकिन कि अब हमारी 50 पीढ़ियाँ खा लेंगी, 100 पीढ़ियाँ खा लेंगी, ऐसा होता नहीं है। रामचरित मानस की अगर बात की जाए तो उसमें तो कहा गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझिए। और अगर मैं गीता की बात करूं तो श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इनमें से, इन दोनों सेंटेंस को आप इनमें से किन चीजों को फॉलो करते हैं? देखिए, सच्चाई यह है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सीधी सी बात है। ईश्वर ने कहा है, मनुष्य को जो जन्म दिया है ना, उसको जो बुद्धि दी है, उसे पर पीड़ा समझने का एक भाव दिया है। अगर हम पर पीड़ा समझ सकते हैं, जानवरों में नहीं है, पशुओं में नहीं है, किसी दूसरे प्राणी में नहीं है, ये बात पर पीड़ा समझने की एक जो चीज़ें दी हैं, एक बुद्धि जो दी है, एक सोचने की शक्ति जो दी है, वो इंसान को दी है। तो हमारा जिस देह के साथ हम पैदा हुए हैं, वो अगर हम वो कर ही रहे और स्वार्थी बन गए, अपने अपने लिए ही जी रहे हैं, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। तो मैं तो मानता हूँ कि कृष्ण जी ने जो कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, वो सबसे बेस्ट है। उनका अध्ययन अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए व्यक्ति को, कि जब भी कोई चीज़ है, उन्होंने अगर महाभारत को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, और उन्होंने कहा भी है कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी भी दी हैं कि आपको अगर कुछ चीज़ प्राप्त करनी है तो आपका कर्म भी उस चीज़ से जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर कृष्ण जी कुछ चीज़ों को ना कराते तो महाभारत का परिणाम चोरी होता। यानी कि दूसरों का गम जब मुझे अपना गम लगने लगा, सच तो यह है कि मुझे अपना भी गम कम लगने लगा। दूसरों की जो पीड़ा की बात कही आपने। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा, जो इस पूरे परिवेश के दौरान आपने जो आपका रुख पत्रकारिता की तरफ हुआ, आपको पत्रकारिता करने का मन में विचार कैसे आया? देखिए, मैंने, क्योंकि मेरे फादर एडवोकेट थे, वकील थे, तो वकीलों का संगठन बहुत बड़ा होता है, लेकिन वकील जो है अपने मौकिल के लिए कुछ करता है। पत्रकार एक ऐसा है कि अगर उसकी कलम चलती है तो उससे जो लाभ होता है वो पूरे समाज को, सिस्टम को होता है। उससे केवल एक व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं होता, उससे सभी को लाभ होता है। और पत्रकारिता मतलब केवल सूचक नहीं होना चाहिए कि वहाँ इतने आदमी मर गए, वहाँ इतने आदमी घायल हो गए, वहाँ पे आग लग गई थी, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। ये सूचक तंत्र है। आपको विश्लेषक होना चाहिए। मेरा काम ही विश्लेषण करना रहा कि कोई चीज हुई है तो क्यों हुई है, उसका फल क्या होगा, परिणाम आगे क्या होगा, किस तरह से चीजें बदलेंगी। तो मेरा मानना है पत्रकारिता अगर आप कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर से विश्लेषक होना चाहिए और बताना चाहिए और चीज़ों को उधेड़ना चाहिए, कुरेदना चाहिए, गहराई से छिपी हुई चीज़ को लेके आना चाहिए। बताया भी गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।
तो वही पत्रकारिता की बात है कि आपको अंदर से चीज़ों को निकाल के और सिस्टम से लड़ के अपनी कलम के माध्यम से जो कमज़ोर है, शोषित है, जिसको न्याय चाहिए, उसका आपको साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का मकसद और मतलब ही ये है कि जो पर पीड़ा है उसको सामने ला के उसको न्याय दिलाना। अच्छा, इन सब बातों के बावजूद जहां तक मैंने महसूस किया है, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देहाती फिल्मों की तरफ रुख अख्तियार किया है और आज के दौर में देहाती फिल्मों में एक बड़ा नाम माना जाता है विकास वालिया। उत्तर कुमार जो धाकड़ छोरा के नाम से जो मशहूर हुए, उनको, और मेरा मानना है कि यहाँ के जो हमारा जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के लोग देहाती फिल्मों को ज्यादा पसंद करते हैं और एक अदृश्य सा हो गया था, दोबारा से उसको पुनर्जीवित किया। आपके मन में दोबारा से एकदम डिफरेंट जो है क्लासिक की तरफ जाने का मन कैसे किया? देखिए, मुझे फनगर में 2 अक्टूबर 2018 को एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। उसमें मैंने उत्तर कुमार जी को भी बुलाया था और उन्होंने यहाँ मंच से ये घोषणा की थी कि आगामी फिल्म में विकास बालियान जी मेरे बापू का रोल करेंगे। और उत्तर कुमार जी का मैंने देखा था कि धाकड़ छोरा फिल्म में उनका जो एक किरदार था, अग्रेशन वाला था, जो लड़ रहा है, जो नौजवान की जो पीड़ा होती है ना, उन्होंने दिखाया था। वो अपने बाप से भी लड़ रहा है, माँ से भी लड़ रहा है, दोस्तों से भी लड़ रहा है, प्रेमिका के लिए भी लड़ रहा है, उसे जो हक चाहिए उसके लिए भी लड़ रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद वो अपने पिता की रिस्पेक्ट करता है, अपने भाई का रिश्ता जो है उसका सम्मान करता है। लेकिन उसके अंदर अग्रेशन है, जो हर नौजवान के अंदर होता है, क्योंकि अगर अग्रेशन नहीं होगा, कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, तो आप बदलाव की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। क्रांति हमेशा नौजवान ही लेके आता है, हमेशा जो भी हुई है ये आपने देखा भी है। तो जब उन्होंने देखा, मैं बात पूरी करूँ, जब मैंने मतलब उन्होंने मुझे कहा और इस तरह से कि मुझे उनकी पिक्चर में काम करने का मौका मिलेगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने फिर कुछ दिनों बाद मुझे बुलाया, 1-2 महीने बाद, कि मैं 7 की फिल्म बना रहा हूँ, आप इसमें आइएगा। मेरा बहुत छोटा सा रोल था उनके पिता का, मुझे पता नहीं था कैमरा कैसे फेस किया जाता है, डायलॉग कैसे होते हैं, मुझे तो पता नहीं था। सीधा उन्होंने कहा कि आप ये काम कर लीजिए। मैं बड़े शानदार कुर्ते पजामा ड्राई क्लीन करा के ले गया वहाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि आम किसान का है तो आपको तो फटे हुए या मैले कुचैले कपड़े पहनने हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेकअप हुआ, उसके बाद कैमरा में, और मैंने पहला सीन किया उनको बोल के, फिर कैमरे की तरफ देखा और उससे पूछा क्या हुआ। उन्होंने मुझे तभी बड़ी डांट लगी कि कैमरे से तो नजरें छुड़ानी है, अगर आपको एक्ट करना है कैमरे से तो आंखें मिलानी नहीं होती, उससे तो बचा के सब कुछ करना होता है। तब चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई। उत्तर जी ने फिर मेरे ऊपर भरोसा किया। बहुत बड़ी फिल्म उन्होंने बनाई चौकीदार, जो तत्कालीन परिवेश चल रहा था, मोदी जी को जिस तरह से लोग घेर रहे थे, उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, रफेल के, चौकीदार एक वर्ड बड़ा फेमस हुआ कुछ दिन उसी पहले। फिल्म में मैंने एक डायलॉग था मेरा, हाँ हूँ मैं चौकीदार हूँ, चौके से चौकी तक जर्रे जर्रे का जिम्मेदार हूँ, हाँ हूँ मैं चौकीदार हूँ। तो मैं चौकीदार हूँ ये शब्द बहुत तेजी से चला। उसके बाद मोदी जी ने भी लिखा मैं हूँ चौकीदार, फिर उनके सब लोगों ने चौकीदार, इंस्टाग्राम पे, इस पे, ट्विटर के ऊपर मैं चौकीदार, ये सब चलता रहा। वो फिल्म में बनी और मुझे वो रोल करने का मौका मिला जैसे मोदी जी। उसने मेरी तकदीर और तस्वीर दोनों की दोनों चीज़ें बदली, मुझको इसमें पहचान मिली। अब मैं 40 के लगभग फिल्में कर चुका हूँ। 5 फिल्में मेरी अभी आने वाली हैं, 3 की शूटिंग अभी चल रही है, और यहाँ तक मुझे लाने का काम उत्तर कुमार जी ने किया है। और मैं आपको बता भी दूँ, वो एक ऑर्गेनिक तत्व हैं, ऑर्गेनिक पैटर्न पर काम करते हैं। कभी प्रमोशन नहीं कराते, कभी अखबार में नहीं देते, कभी किसी चैनल के माध्यम से अपना प्रमोशन नहीं कराते, न्यूज़ चैनल पे नहीं जाते, लेकिन उनकी फिल्मों को 5 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, वजीदा फिल्म को 17 करोड़ लोगों ने देखा। वो इतना बड़ा नाम है जिसका मैं आपको अगर फैन फॉलोइंग क्षेत्र बताऊं तो पंजाब से शुरू होकर उत्तराखंड तक और हरियाणा से शुरू होकर यूपी, पश्चिम यूपी, अब तो पूरब में बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, फिर इसके बाद कुछ क्षेत्र गुजरात का। इतना बड़ा पोटेंशियल है इस जगह से कि आज आपको यकीन नहीं होगा बॉलीवुड की फिल्में फेल हो रही हैं। वो बाहर से साउथ की फिल्म तो चल सकती हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्म नहीं चल पा रही है। लेकिन उत्तर जी की फिल्म लगातार चलती हैं, उनके गाने 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ तक लोग देख रहे हैं। राजी बोल जा, मौज जमाने में बहुत ऊपर तक उनके गाने गए। वो बहुत बड़ा नाम है। आज बॉलीवुड देख रहा है कि ये ऐसा क्या है इस हरियाणवी इंडस्ट्री में। हरियाणवी इंडस्ट्री हमने इसको नाम दिया है, हालांकि ये देहाती इंडस्ट्री है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कभी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, यहाँ के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो कई हज़ार लोगों को रोजगार देती है। तो हमें मजबूरी में हरियाणा का नाम लेना पड़ता है, हरियाणवी इंडस्ट्रीज को कहना पड़ता है। ये मूल रूप से देहाती इंडस्ट्री है। ये पूरी की पूरी उत्तर जी के कंधे पे है। उत्तर कुमार जी ने इस के अंदर एक धर्मेंद्र का रूप दे दो, अमिताभ बच्चन का रूप दे दो इस इंडस्ट्री के। देहाती फिल्मों के सुपरस्टार कहा जा सकता है। वो पूरी इंडस्ट्री उनके कंधे पर है। अगर आप उनका नाम हटा दो इस इंडस्ट्री से तो आपको फिर दूसरा स्टार दूर दूर तक भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं एक बात ये जानना का उत्सुक हूँ, एक उम्र होती है प्रसिद्धि पाने की,
अचीवमेंट हासिल करने की, तरक्की करने की, आगे बढ़ने की एक उम्र होती है, और एक उम्र होती है अपने आप को कामयाबी हासिल करने की। आपने जिस उम्र में आपने ये दौर, जिस उम्र में आपने बिल्कुल जो है डिफरेंट दिशा में गए हैं, इस उम्र में आकर तो आदमी की सारी इच्छाएं जो है संतुष्ट हो जाता है आदमी। अब मैं जो कुछ कर चुका था मैंने कर लिया, अब बच्चों के फ्यूचर की तरफ ध्यान होता है, बच्चों की तरफ ध्यान होता है। आपने इस उम्र में बिल्कुल डिफरेंट रोल अदा किया, उसमें कीर्तिमान स्थापित किया। ये एनर्जी, ये पॉजिटिव सोच, ये जवानी कहाँ से आई? देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं कि जो डर गया सो मर गया। जिसके ऊपर उम्र हावी हो गई ना, वो आदमी खत्म हो गया। वो फिर टाइम पास करता है कि मुझे बस उम्र पूरी करनी है, कब ईश्वर मुझे ले जाए। रोता है, झिझकता है, हाय बीमारी, हाय बुढ़ापा, हाय मेरे कदम नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे, घुटने खराब हो गए। और इन सब से करके एक नेगेटिविटी वो अपने घर में भी ले आता है, और उसकी वजह से सब कुछ बिखरा-बिखरा सा लगता है। मेरा मानना यह है कि उम्र को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। लोग कहते ही हैं, इस दिल को जवान रखो। दिल को जवान रखने से मतलब आशिकी करना नहीं होता है। दिल को जवान रखने का मतलब होता है कि इसके अंदर वो ऊर्जा रखो, क्योंकि अगर दिल में कुछ हो गया ना तो आदमी वैसे भी नहीं बचता। इसको जितना आप खुश रखोगे ना, इसकी जितनी आप परवाह करोगे, तो उतने ही आप जवान रहोगे। आप 80 साल के होने के बाद बुढ़ापा आपकी तरफ नहीं जाएगा। धर्मेंद्र ही मैन है, 87 साल उम्र हो चुकी है। उनसे सीखिए कि जीने का तरीका क्या है, जिया कैसे जाता है। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो 40-45 साल की उम्र में भी कह देते हैं कि भैया हम तो चले। मेरा संदेश है, करते हैं जो है, स्विमिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरा मानना यह है कि उम्र को हावी मत होने दो। जो डर गया वो मर गया। वो अगर कह रहे यार उम्र इतनी होगी, फिर तो आपको जाना ही जाना है। जाना हर किसी को है, चाहे 10 साल का भी रहा है, 20 साल का भी रहा है, 50 साल का भी रहा है। जितने दिन भी, जितने सांस ऊपर वाले दिए ना, ईमानदारी से लोगों की मदद करने में लगा दो। अपने आप को पॉजिटिव रखो कि आपको देखने के बाद लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं भाई बागियान जी जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहती, बड़ा ऊर्जा सा रह जाती है। सब कुछ एकदम पॉजिटिवनेस सी रहती है। तो वही मैंने कमाया है, और उसी की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ, आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। उत्तर कुमार जी मुझे जो है उन्होंने, मैं वास्तव में उस बंदे का जवाब नहीं है। मैं उनके पिता का रोल करता हूँ, वो बहुत मेरा मान सम्मान करते हैं। कहीं बैठे भी होंगे तो अपने आप बातों की तरफ बैठेंगे, खाट पे मुझे ऊपर बैठाएंगे, बहुत सम्मान ज़्यादा करते हैं। और मैं इसके साथ एक बात और जोड़ दूँ, इस इंडस्ट्री की ये बहुत खूबसूरत अदाकारा है, बहुत टैलेंटेड अदाकारा है, बहुत बहुत अंदर, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, कविता जोशी। कविता जोशी तो आपको पिता कहती है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कविता जोशी के फादर नहीं है, वो मुझे पापा जी बोलती है। और कविता ने मेरे साथ 2 फिल्म की, आशा और गीता, इसी में मैं उनका फादर बना हूँ, लेकिन रियल फादर नहीं। और उसमें जो बॉन्डिंग आई है, लोगों ने हमारे सीन देखने के बाद आंसू बहाए हैं, रोए हैं कि बाप बेटी ऐसी होनी चाहिए। और लोग उसके बाद मुझे मैसेजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज, मैं दिखाऊंगा आपको। तो मुझे लोग कहते हैं कि सर हमारे फादर नहीं है, क्या हम आपको पापा बोल सकते हैं? लड़कियां कहती हैं हम आपको पापा बोल सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री में मुझे पापा जी का एक तमगा भी मिला। बहुत लोग मुझे पापा जी बोलते हैं। अगर आप किसी फिल्म में देखोगे, मेरे आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कई लाख फॉलोअर्स हैं दोनों में मिला के, तो उसमें आप मुझे बहुत कमेंट करने वाले लोग मिलेंगे जो मुझे पापा जी बोलते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है, और मेरा दिल से भी मन करता है कि उन लोगों के लिए मैं कुछ करूँ। अगर वो मुझे कोई पीड़ा बताते हैं, कोई अपनी समस्या बताते हैं, कुछ, मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। जितना मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ। तो भाईचारे के लिए क्या करती है? देखिए भाई सबसे बड़ा, बहुत बड़ा शब्द है, बहुत छोटा शब्द नहीं है। कहते हैं कि भाई भाई में कितनी रंजिश हो, जिस तरह जल जल में मिल जाता है, उस तरह कुल कभी अलग नहीं होता। कभी भी अगर एक दूसरे पे समस्या है तो दोनों को मिलते ज़्यादा देर नहीं लगती। बाकी भाई का अभिप्राय, बाकी ये क्वेश्चन इसलिए है कि चैनल का नाम विश्व भाईचारा टाइम्स है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि भाई का मतलब 2 सगे भाई, एक माँ के पेट से जन्मे व्यक्ति के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। भाई का मतलब भाईचारा है, भाई का मतलब हिंदू मुस्लिम भी है, भाई का मतलब जाति बिरादरी भी है, भाई का मतलब अड़ोसी पड़ोसी भी है। भाई का मतलब है एक दूसरे के लिए काम करने वाला। जो हमारे यहाँ होता था ना कि किसी के छप्पर डाल रहे हैं तो राह चलता हुआ रुक जाता था और अपना कंधा लगा देता था। भाई का मतलब ही है कि एक दूसरे के मददगार बन जाओ। अगर भाईचारा हो गया तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक पे अगर कोई जुल्म करेगा ना तो दूसरा, उसका खून रियल का रिश्ता नहीं होगा, लेकिन उसका खून उबलेगा कि यार इसके ऊपर अन्याय हो रहा है तो इसका साथ में चल, इसकी मदद कर। तो भाईचारे का मतलब केवल दिखावटी नहीं है। मैंने कभी दिखावट की दुनिया नहीं देखी, सच्चाई के साथ काम करता हूँ। तो भाईचारे का मतलब मैं यही मानता हूँ कि जब 2 लोग हैं ना और पीड़ा है किसी एक को भी, तो दूसरा उस पीड़ा को समझे और उसका मददगार बन जाए, वो ही असली भाईचारा है। बाकी गुलछर्रे उड़ाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, खेल कूद करने के लिए अगर हम उसे भाईचारा और उसमें तलाशते हैं, वो चीज़ नहीं होती। भाईचारा का मतलब है
और इंसानियत का भी मतलब है। जब कोई नीडी है, जिसकी ज़रूरत है, उस टाइम उसके साथ लग जाओ। आपके पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास कोई और तरीका नहीं है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उसके साथ बैठ जाओ और कहो मैं हूँ ना, वो बहुत बड़ी बात उसके लिए होगी। मैं तो इसलिए ये चीज़ मानता भी हूँ, और मेरे घर वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने देखा भी है, आप भी मेरे साथ काफ़ी देर से 3-4 घंटे से साथ-साथ में, आपने देखा भी होगा कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोगों से लगातार मिल रहा हूँ, कितना मेरा बिजी शेड्यूल रहता है। लेकिन मेरा उनमें क्या काम था? मैं हमेशा दूसरा ही आदमी मेरे से काम मांग कह रहा है कि मेरी इसमें मदद करा दो, इसमें कर दो। यही मैंने सीखा है, यही मुझे जवान रखता है, यही मुझे आगे बढ़ाता है, और इसी से मेरे अंदर एक एनर्जी आती है। अच्छा, एक आपने पीड़ा भी व्यक्त की है, दुख भी मैं मानता हूँ उसको। भारत में रहने वाली 2/3 आबादी, लगभग 70% जनता देहात में निवास करती है, और देहाती फिल्मों को, जो भारतीय संस्कृति को बचाए हुए है, और आप उत्तर प्रदेश से इसकी अलग जगह है, उसके बाद भी इसको हरियाणवी फिल्म का नाम देना पड़ रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से भी कुछ उम्मीदें करते हैं? देखिए, उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम को चलाने वाले हैं, और सरकार है, सरकार से ही सब चीज़ होता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैंने बहुत चीज़ें उनके लिए की हैं, मैं वैसे बताऊँ। लेकिन कई मायने में वो बहुत जीरो लेवल पे काम करने में सफल नहीं है, और चीज़ें नहीं समझते। जेवर के पास उन्होंने फिल्म सिटी बनाने का प्रयास किया, योगी जी ने कहा कि हम फिल्म सिटी ला रहे हैं। उसमें उन्होंने बाहर से लोग बुलाए, बॉलीवुड के, उनके डायरेक्टर बुलाए, प्रोड्यूसर बुलाए, और उनको कहा कि बताओ इसमें क्या क्या करना है। मुंबई में है भैया, बहुत बड़ी चीज़ें आप नहीं दे सकते योगी जी यहाँ पे वो चीज़ें, लेकिन उनको बुलाया, और फिर उसके बाद कहा कि आप काम करो, हम आपकी पिक्चर को जो है सब्सिडी दे देंगे, आपको पैसा दे देंगे। उनको पैसे की जरूरत नहीं थी। हम लोगों से, जिन्होंने यहाँ पे पिछले 2004 से फिल्में बनाने का काम किया हुआ है, कई हजार लोगों को यहाँ पे काम दिया है। मुजफ्फरनगर जैसी धरती, जिसे क्राइम कैपिटल कहा जाता था, यहाँ धाकड़ छोरा जैसी फिल्म का निर्माण हुआ, जो 8 लाख के बजट से बनी और 8 करोड़ का बिजनेस किया। उस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में से उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, और वो बुलाएंगे भी नहीं। बुलाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि बहुत कमज़ोर हैं। इनको वोट चाहिए, और अपने मकान, आवास, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए इनको तमाम तामझाम चाहिए, लेकिन जो यहाँ की चीज़ें हैं उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस इंडस्ट्री को बढ़ाते, आप देखो आज इंस्टाग्राम का ज़माना है, आज यूट्यूब का ज़माना है, लोग छोटे छोटे वीडियो डाल के लाखों रुपए कमा रहे हैं। एलवीस यादव कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या टैलेंट है बताओ उसके अंदर, लेकिन उसके पीछे पब्लिक है। आज वो 4 लाख 5 लाख रुपए रोज कमा रहा है। तो ये इंडस्ट्री थी जिसको आप बूस्ट अप करते, आप कहाँ से कहाँ पैसे कमाते, लेकिन नहीं, ना योगी जी ने कोई काम किया, क्योंकि करना उन्हें इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारी आवाज़ को वहाँ नहीं पहुँचा पाते। इसलिए हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश का नाम हमें अपनी इंडस्ट्री को देना पड़ता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री से हम जुड़े हैं। हमारी इंडस्ट्री का नाम रख दो, ये हमारा क्षेत्र कोरवी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसको कोरवी इंडस्ट्री नाम दे दो, इसको मॉलीवुड बोल दो, इसको कुछ भी बोल दो। लेकिन मैंने बहुत प्रयास भी किया, जनप्रतिनिधियों को कहा भी, किसी ने नहीं इसके ऊपर कोई हमारी मुलाकात तक भी नहीं कराई। और मैं आपको बताऊं, एक फिल्म के निर्माण में स्टोरी राइटर, एक स्क्रिप्ट राइटर, एक कोरियोग्राफर, एक सिनेमाटोग्राफर, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक एक्टर, एक मेकअप मैन, ये लोग नहीं करते। आपको पूरा फ्रेम बनाना पड़ता है, आपके साथ हजाम भी काम करता है, आपके साथ ड्रेस सिलने वाला भी करता है, प्रेस करने वाला भी काम करता है, खाना बनाने वाला भी काम करता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला भी जुड़ा होता है, आप एडिटिंग वाला भी काम करता है, कंप्यूटर वाला भी काम करता है, आपको उसमें हार्ड डिस्क भी चाहिए, दूसरी चीज़ें भी चाहिए होती, लाइट भी चाहिए, साउंड सिस्टम भी चाहिए। जो आप तमाम चीज़ें देखोगे, एक फिल्म के निर्माण के अंदर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अगर आपने 100 पिक्चर भी बनाई, 100 गुना आप 1000 कर लो, कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं साल भर के अंदर। लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लेकिन अपने बलबूते काम कर रहे हैं। मैं हेड्स ऑफ टू उत्तर कुमार जी, फिल्में बनाते हैं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से फ़ोन आते हैं, हमारे पास सीमा पे खड़े हुए जवानों से फ़ोन आते हैं। हम आपकी 112 जो गाड़ी है पुलिस वाली, आप इनसे पूछिएगा, इनके जो सिपाही हैं अपना सारा खाली समय हमारी पिक्चर देख के गुजारते हैं, बॉलीवुड पिक्चर नहीं देखते। और हमें लोग कह रहे हैं, हमारे पास अमेरिका से फ़ोन आता है कि आपकी फिल्में देख के मैं अपनी संस्कृति को अपने बच्चों को बता रहा हूँ, इनको तो हिंदी आती भी नहीं, लेकिन मैंने बताया खाट की होती है, चारपाई है, जिस खाट पे इस तरह से चीजें होती हैं। भारतीय संस्कृति की को जो बचाए हुए हैं वो देहाती फिल्म और लोकगीत, लोक कलाकार ये बचाए हुए हैं, और हरियाणा में लोक कलाकार, लोकगीत और जो देहाती फिल्मों को इनको वरीयता दी जाती है। वो पूरा हिंदुस्तान आप बॉलीवुड को वरीयता नहीं देता। कितने परसेंट, लगभग 1/3 आदमी, 2/3 तो फिर भी देहात में निवास करते हैं। नहीं है तो आप इनकी चीज, आप एक बात सोचिएगा, हम लोग जैसे सीट बेल्ट बांध लेते हैं दिल्ली में प्रवेश करते ही, वैसे ही हम लोग अगर यहाँ बोले ना कि इंगे जा रहा था, इंगे आ जा रहा, के बैठे, अब कहाँ बैठा, इंगे आ रहा, हम दिल्ली में जाते क्या लीजिएगा,
खा लीजिएगा, पी लीजिएगा, चेंज करते थे, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते थे, लेकिन आज हम अपनी नेचुरल भाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि अब जो चीजें हमारी नैसर्गिक हैं, इनके ऊपर लोगों की निगाहें हैं। आप इनको बोलिएगा, ये हमारी संस्कृति है। तो आज आपने बड़े बड़े उसमें देखा होगा कि इन्हीं चीजों से जुड़ रहे हैं। बॉलीवुड आके देख रहा है, अभी यहाँ पे करोड़ रुपए की वेब सीरीज मैं देख रहा हूँ आजकल देहाती जो है वो शब्दों को इस्तेमाल किया जाए, जबकि वो नहीं जानते हम कौन कहते हैं, लेकिन वो उन शब्दों को अच्छी तरीके से नहीं बोल पाते, वो बनावटी लगता है। जैसे अभी सांड की आंख पिक्चर आई थी हमारी दोनों दादियों के ऊपर, तो उसमें भी उन्होंने फिल्मीकरण करने के चक्कर में जो एक नैसर्गिकता थी, जो ड्रेसअप कोड था, वो सब चेंज कर दिया। तो ये तो होना ही था, वो जो बोलने का तरीका है वो फिल्मीकरण उसमें चला गया। हम लोग सीधे अरे ये तो होना ही था, सीधी सी बात होगी ना। नेचुरलिटी तो नेचुरल, आपको डायलॉग बोलने हैं तो वो उनको बिल्कुल एकदम से अलग चला जाएगा। हमारे यहाँ इस तरह से डायलॉग बोले नहीं जाते जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। हम लोग तो नेचुरल, बिल्कुल एक नेचुरल वे में जाके, मैंने कुछ पिक्चर में काम किया कि मजलूम बेसहारा लड़की, मौका नहीं होती, मजबूरी नहीं होती, इस तरीके से जो हम लोग उसमें तोड़ तोड़ के चीजों करते हैं, वो ये लोग नहीं करते। ये इसमें इसका ड्रामा कर देंगे। तो हमारी जो नैसर्गिकता है, जो ओरिजिनलिटी है, जो बुग्गी हैं, जो खाट हैं, उसी परिवेश में जो हम फिल्म बनाते हैं, तो ये सब उत्तर जी ने दिया है। आज बॉलीवुड की नजर है, लेकिन वो उसमें फिर ड्रामा चाहिए, उनको मिर्ची विर्ची चाहिए, इसकी नैसर्गिकता खो देंगे। ओरिजिनलिटी है, बनावट अलग होती है, बिल्कुल ओरिजिनलिटी है। तो ध्यान देना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, बहुत पुष्ट होगा फिल्म। इस जो हमारी ये पूरी फिल्में हैं बहुत बड़ा रोजगार दे रही हैं, बहुत पैसा भी कमा के दे रही हैं, बस हमें थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट में मैं आपको बताऊं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि एक तो आपने, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी गहराई से चीज़ों को पूछा, वरना ऊपर से ही लोग चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, पूछते हैं। मैं यही कहूँगा कि भैया जियो तो खुल के जियो, बनावट मत रखो और भाईचारा बना के रखो। कुछ नहीं रखा, किसी को रुलाने में, किसी को हंसाओगे बहुत कुछ मिलेगा, किसी को रुलाओगे तो एक दिन खुद भी रोना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि ये हिंदुस्तान है, रंग बिरंगे गुलदस्ते हैं, वो फूल हैं हर तरफ, सबको मिला के एक रंग बिरंगा सा गुलदस्ता बना लो, भाईचारा बनाए रखो और इस देश को बढ़ाए रखो। और बाकी उम्र को हावी मत होने दो, मौका मिले तो किसी को हंसाओ जरूर। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर और मस्जिद घर से बहुत दूर होते हैं, तो कभी कभी आप किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसा कर भी धर्म का पालन कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ विकास बालियान जी। आज इनकी खासियत आपने सुनी। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।